Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we will discuss the shoulder joint. This lecture we will discuss under following headings. कोई भी joint हम पढ़ते हैं इन्हीं headings के अंदर पढ़ते हैं. These are first of all introduction, then type of the joint, articular surfaces, ligaments, relations, movements and applied anatomy. So these are the basics for every joint. किसी भी joint को आप इन्हीं points के अंदर पढ़ोगे, इन्हीं points के अंदर attempt करोगे. Shoulder joint is very important joint. So shoulder joint is also known as glenohumeral joint. क्यों है हम थर्ड स्लाइड में करेंगे. It is highly movable joint. You can appreciate. आप अपना शोल्डर भी मूव करके देख सकते हो. Shoulder joint is highly movable joint. It can move in almost every direction. So multiple directions में मूव कर सकते हैं. And ये इतना ज़्यादा movable joint है that this is the most movable joint of the body. So most common movable joint of the body is the shoulder joint. बट प्रॉब्लम क्या है, इट इज लीस्ट स्टेबल. सो जितना ज़्यादा मूवेबल है उतना ही कम ये स्टेबल है. फंक्शन विद शोल्डर जॉइंट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, हमने अभी बात की थी. सो इट कैन प्रोड्यूस फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म. सो आर्म को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है. मैंने बोला था हेडिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे. सो टाइप ऑफ जॉइंट, दिस इज साइनोवियल जॉइंट. सो टाइप इज द साइनोवियल जॉइंट. जब भी साइनोवियल जॉइंट हम लिखते हैं देन सेकंड पॉइंट इज द वैरायटी. साइनोवियल की क्लासिफिकेशन है, जॉइंट वाले लेक्चर में देख सकते हो. वैरायटी, इट इज वॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नो आर्टिकुलर सर्फेसिस. सो दिस इज मीडियल साइड, दिस वन इज लेटरल साइड ऑफ द बॉडी. सो हियर यू कैन अप्रिशिएट मीडियली वी हैव द स्कैपुला. स्कैपुला का भी कौन सा पार्ट, this is known as the glenoid cavity of the scapula. Laterally we have the head of humerus. So these are the articular surfaces. Now because of this, medially we have glenoid, laterally we have humerus. Because of this the joint is known as glenohumeral joint. Structurally it is weak but stable. क्यों stable है ये? Because इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं. दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चन एज वेल एज वाइवा क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीक क्यों है? वीक इसलिए है द हेड ऑफ द ह्यूमरस इज 4 टाइम लार्जर देन द कैविटी ऑफ दिस ग्लिनोइड. सो यू कैन अप्रिशिएट वॉल एंड शॉकेट. सो शॉकेट है कैविटी, हेड है वॉल, हेड 4 टाइम्स लार्जर है एज कंपेयर टू शॉकेट. सो इसकी वजह से दिस इज वीक जॉइंट, वीकली स्टेबल है. देन द कैविटी इज शैलो. कैविटी शैलो है, कैविटी बहुत डीप नहीं है जिसके अंदर हेड जा पाए, ऐसी नहीं है, एसिटाबुलम की तरह नहीं है. सो सेकंड पॉइंट इज दिस, कैविटी इज शैलो. तो इसकी वजह से हमने बोला था शोल्डर जॉइंट इज हाईली मूवेबल. तो इतनी मूवमेंट है और अगर ये पॉइंट्स भी वैलिड हैं तो शोल्डर मूवमेंट तो करते करते डिसलोकेशन हो जानी चाहिए. लेकिन देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस जॉइंट. ये कौन से फैक्टर्स हैं? दीज आर द ग्लिनोइड लिब्रम. ग्लिनोइड कैविटी के बाहर लिप होता है, हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज द ग्लिनोइड लिब्रम. ये ग्लिनोइड कैविटी की डेप्थ को बढ़ाएगा. देन वी हैव कोरेको एक्रोमियल आर्च. ये भी हम डिस्कस करेंगे. कोरेको एक्रोमियल आर्च, इट विल फॉर्म द सेकेंडरी शॉकेट फॉर दिस जॉइंट. देन मस्कुलोटेंडिनस कफ और रोटेटर कफ एंड द मसल्स अटैच टू ह्यूमरस. जो भी मसल लाइक दिस, जो भी मसल अटैच्ड होंगे वो भी इस जॉइंट को स्टेबिलिटी देंगे. सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू अवर जॉइंट. लिगामेंट्स हर जॉइंट को ऐसे ही करेंगे. लिगामेंट कौन से होते हैं? सो दिस इज साइनोवियल जॉइंट. जब भी साइनोवियल जॉइंट डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लिगामेंट इज ऑलवेज कैप्सुलर लिगामेंट. वो क्यों है? जॉइंट में पढ़ा है हमने कि जॉइंट इज कवर्ड बाय द कैप्सुलर लिगामेंट. सो ऑलवेज फर्स्ट इज द कैप्सुलर लिगामेंट. देन सेकंड, आप बोन्स याद करो जॉइंट की, उसी से आपको जॉइंट के लिगामेंट्स याद हो जाते हैं. वी हैव ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट नाम से बता रहा है. देन वी हैव द कोरेकोह्यूमरल ligament, then transverse humeral ligament and the glenoidal labrum. So we will discuss these points in depth now. First of all, the capsular ligament. Here you can appreciate this. This is the capsular ligament. Capsular ligament is just thickening
अराउंड दी आर्टिकुलर सर्फेसिस, जो आर्टिकुलर सर्फेसिस होते हैं उनके अराउंड थिकनिंग होती है, उससे कैप्सुलर लिगामेंट बनता है. सो दिस इज फाइब्रस लेयर ऑफ द जॉइंट which will cover the articular surfaces, medial attachment and lateral attachment. We know this side is medial and this one is lateral, so medially attached. Medially it is attached to the glenoid cavity, जो हमने glenoid cavity बनाई थी. Around the glenoid cavity it is attached to the supraglenoid tubercle and the margin of the labrum. अभी हम करेंगे. अगर हम ये डायग्राम देखें, दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी. अगर मैं एंटीरियरली देख रहा हूँ, मैंने बोन को डाइसेक्ट कर दिया, इसको एम्पुटेट कर दिया, अब मैं अंदर से देखने लगा. दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी. ग्लिनोइड कैविटी के बाहर हम अभी पढ़ेंगे वी हैव द लेब्रम. लाइक दिस वी हैव द लेब्रम. ग्लिनोइड कैविटी के अपर साइड वी हैव द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल and on the lower side we have the infraglenoid tubercle. The capsule is attached around this labrum के बाहर होता है, and this supraglenoid tubercle is intracapsular but the infraglenoid tubercle is extracapsular. This is MCQ question. So infraglenoid tubercle जहाँ से long head of tricep आता है, this is extracapsular but the supraglenoid tubercle यहाँ से long head of bicep होता है, this is intracapsular. Laterally it is attached to the head of the humerus. Laterally हमने बोला था bone is the head of the humerus. अब हम अगर head की बात करें humerus की, like this we have the humerus. So humerus has anatomical head and the surgical neck. So laterally it is attached to the anatomical neck of the humerus. सारे राउंडली anatomical neck of the humerus करेगा अटैच ये. बट inferiorly ये बिलो है. कितना बिलो है? 1.5 सेंटीमीटर. सो inferiorly capsule is downward to the capsule, then like this it is covering the articular surface. So inferiorly 1.5 सेंटीमीटर बिलो है ये till the surgical neck. इसकी वजह से inferiorly डिफेक्टेड है, इस एरिया में डिफेक्टेड है, तो हम डिसलोकेशन करेंगे एंटीरियर इंफीरियर. दिस इज द इंफीरियर. इंफीरियरली क्यों डिसलोकेशन होती है इस जॉइंट की मोस्ट कॉमनली? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. हम लेटर ऑन बोलेंगे कि इस जॉइंट की डिसलोकेशन होती है मोस्ट कॉमन एंटीरियर इंफीरियरली. सो इंफीरियर का रीजन दे दिया, एंटीरियर का नेक्स्ट स्लाइड्स में देंगे. देन ग्लिनोह्यूमरल, ग्लिनोइड कैविटी से ह्यूमरस तक लिगामेंट. So this is the ligament which is passing from glenoid cavity to the humerus. ये भी just thickness of fibrous capsule है. इसके 3 bands होते हैं. Function इसकी quite obvious. It will provide the strengthening to this joint. इसके 3 bands या 3 parts होते हैं. We have the superior glenohumeral ligament. Then we have the middle glenohumeral ligament. And lastly we have the inferior glenohumeral ligament. Like this we have 3 parts of one ligament, glenohumeral. ये है क्या? इससे बाहर फाइब्रस कैप्सूल था जो फर्स्ट किया हमने. अब हमने उसको डाइसेक्ट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, तो उसके अंदर हमें ये लिगामेंट मिल रहे हैं. ये लिगामेंट, इनमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोरामिन ऑफ वाइटर वेज? फोरामिन ऑफ वाइटर वेज इज द एरिया बिटवीन द सुपीरियर एंड मिडल. सो सुपीरियर और मिडल फाइबर के बीच में ये डिफेक्ट होता है. दिस इज नोन एज द फोरामिन ऑफ वेटवेज. इस फोरामिन का काम क्या है? ये फोरामिन इसको लाइक जॉइंट कैविटी से अटैच करता है, यहाँ जॉइंट कैविटी को अटैच करता है यहाँ से. सो दिस इज द वीकनेस. ये एंटीरियर वीकनेस है, वीकनेस इन द जॉइंट. सो एंटीरियर वीकनेस है, इसकी वजह से शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन एंटीरियरली होती है. सो लास्ट स्लाइड में हमने किया था बिकॉज ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल. फाइब्रस कैप्सूल अगर हम फिर से बात करें, inferiorly 1.5 सेंटीमीटर डाउन था. नाउ द ग्लिनोह्यूमरल superior and middle, between the glenohumeral ligament we have the foramen. So यहाँ भी डिफेक्ट हुआ और यहाँ भी डिफेक्ट हुआ. So we have 2 defects. That's why there is anterior inferior dislocation. Most common dislocation of this joint is anterior inferior. This is the coracohumeral. कोराकोइड प्रोसेस होती है, वहां से
humerus. So this is the coracoid process. So यहाँ से humerus तक we have the ligament. This is known as the coracohumeral ligament. It will start from the root of the coracoid process till the neck of the humerus, opposite to the greater tubercle. Humerus के part आपको पता होंगे. We have the greater and the lesser tubercle. So it is strong fiber. Again it will give the strengthening. Same वही बात आ गई. सबसे पहले हमारे पास fibrous था, then glenohumeral, उसके नीचे ये ligament. Next we have the transverse humeral. Transverse mean transverse line में होगा. So we have humerus. Humerus के parts you know. We have the greater and the lesser tubercle. Between greater and lesser tubercle we have bridge-like ligament like this. This ligament is known as the transverse humeral. इसमें अकेली ह्यूमरस का नाम है तो ह्यूमरस का ही है. इसमें कहीं किसी और बोन का नाम नहीं है, तो इट इज रिलेटेड ओनली टू द ह्यूमरस. सो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है ट्रांसवर्स ह्यूमरल. दोनों ट्यूबरकल के बीच के एरिया को, अगर दिस इज लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इनके बीच के एरिया को बोलते हैं बाइसेपिटल ग्रूव और इंटरट्यूबरकल sulcus. So the transverse ligament, this transverse ligament will cover this groove and it will convert this groove into canal. So ये बनाता है bicipital canal. So this is the bicipital canal जो आपको दिखाई दे रही है. In this way we have the bicipital canal. The structures passing through the bicipital canal very important. Viva question. यहाँ से क्या क्या पास होता है? This is the long head of bicep. You can appreciate long head, tendon of long head of bicep with its synovial sheath. It is very important. You have to answer like this: long head of bicep with its synovial sheath, and the ascending branch. We have the ascending branch of circumflex humeral artery. This is circumflex humeral artery. इसकी ascending branch upward होती है तो ascending होती है. So these two are the structure of bicipital groove. बनी कैसे? Because of this ligament. Everything is viva question. Glenoidal librum. Librum means lip. So this is the glenoidal cavity. अब हम लेटरल साइड से देख रहे हैं, सामने से हमने ह्यूमरस को हटा दिया है और हम अब ग्लिनोइड कैविटी को देखने लगे हैं. सो ग्लिनोइड कैविटी की साइड में, around the glenoid cavity, around the margin of the glenoid cavity, we have a lip-like structure. This lip-like structure, which is actually fibrocartilaginous rim. This is known as the glenoidal librum. ये librum ने क्या किया? It will increase the depth of this cavity. Inferiorly, it is defected. This librum is inferiorly defected. This is the second reason why there is dislocation inferiorly. So anterior inferior dislocation की बार बार बात कर रहे हैं. Inferiorly it is defected. Relations of the shoulder joint very important. Clinically surgeries के लिए और वैसे viva question के लिए बहुत important है. As well as आपको examinations में आता है like this. They will do like this. Question mark लगा देंगे. What is this? So आपको पता होना चाहिए कौन सा structure क्या है like this. So इसके लिए हमें shoulder joint की dissection करनी पड़ेगी. Here we know this is scapular region and this one is the humeral region. So हमने humeral region को dissect कर दिया, amputate कर दिया humerus को amputate कर दिया. अब हम इस व्यू से, lateral व्यू से देखने लगे हैं तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. So this is the lateral view जहां से हम दिखाई दे रहे हैं after dissection. So हम देख सकते हैं सबसे पहले तो glenoid cavity, and here we have anterior side, we have posterior side. Anterior and posterior we have the muscles. Posterior देखिए बड़े easy muscles हैं. Posterior में we have the infraspinatus, then this is the part of infraspinatus and teres minor. So these two muscles are posterior. Superiorly only one muscle, that is supraspinatus. So supra ऊपर है, infra उससे नीचे, then teres. These are related to posterior side and the superior side. Anteriorly we have the bicep brachii and coracobrachialis. We know इनका origin same होता है एक ही जगह से, इनके short head का. Then we have the
scapularis, इन सबसे ऊपर यू कैन अप्रिशिएट द कट सेक्शन ऑफ द डेल्टॉइड. सो डेल्टॉइड के फाइबर एंटीरियर से एंटीरियर फाइबर, middle fiber is related to superior and posterior fiber is related to the posterior to this joint. So in this way इस डायग्राम में आप देखिए एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, सुपीरियर है. We have coracoid process, then acromion process. So coracoid is anterior, so like this. Between coracoid and acromion we have coracoacromial ligament. इनके नीचे बर्सा होता है, subacromial bursa. Then this is the glenoid cavity. Glenoid cavity के ऊपर है glenoid librum, like this, and outer to this is the capsule, glenoid capsule. You can appreciate that the superior, this is the long head of bicep. Superiorly supra glenoid tubercle is intracapsular. Anteriorly muscles हमने बात की थी. Anterior most is anterior fiber of deltoid. Then we have the bicep and coracobrachialis. Then we have the subscapularis. हम आगे एनिमेशंस में भी देखेंगे इनको. Posteriorly we have the infraspinatus and teres minor. माइनर याद रखना है, मेजर इससे नीचे होता है, सो मेजर इसके रिलेशन में नहीं है, माइनर. एंड वी हैव द पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड्स. इन्फीरियरली वी हैव ट्राइसेप, ये देखिए एक्स्ट्रा कैप्सुलर है ट्राइसेप. देन द एक्सिलरी नर्व एंड posterior circumflex humeral vessels, artery as well as vein. So these are the structure related to our shoulder joint. Now अगर हम देखें डायसेक्शन करते हुए कैसे एंटीरियरली क्या क्या स्ट्रक्चर रिलेटेड है स्किन की डायसेक्शन की, तो हमें मसल्स आए. वी हैव द पेक्टोरलिस मेजर, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर. देन वी हैव द फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, these are the middle fiber of deltoid. Then the anterior fibers of deltoid muscle, so these are related to anterior, this is anterior fiber. Then इनकी डायसेक्शन कर दी तो मुझे मिल रहा है this one is pectoralis minor. Then we have the long head of bicep, and now इसकी भी डायसेक्शन कर दी, this is again the pectoralis minor, and this one is the coracobrachialis. Here we have the subscapularis, like this. These are the muscle related anterior to this joint. So यहाँ से आपको easily याद हो जाएगा एनिमेशन से. अगर पोस्टीरियर की बात करूं, पोस्टीरियर डायसेक्शन करूं आफ्टर स्किन रिमूव की, देन वी हैव दिस पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड. These are the posterior fiber of deltoid. These were the middle fiber of deltoid. Then we have the second muscle. इसकी डायसेक्शन के बाद, डेल्टॉइड की डायसेक्शन के बाद, we have the supraspinatus, स्पाइन के ऊपर. Then we have the infraspinatus, स्पाइन से नीचे. Then we have the teres minor. So you can appreciate these are the muscle related to the posterior of this joint. Superiorly अगर देखें, इससे अंदर joint है. Superiorly we have the deltoid. These are the middle fiber of deltoid, also known as acromial fiber. Deltoid पे अलग लेक्चर है, वहां से देख सकते हो. So superiorly we have deltoid and we have coracoacromial arch. ये अब हम डिस्कस करेंगे what is coracoacromial arch. We have the coracoid process, we have acromial process. इनके बीच में लिगामेंट होता है coracoacromial ligament. So coracoid process, acromial process, इनके बीच का लिगामेंट इन्हीं के नाम का है. They will form the arc. This is known as coracoacromial arc. Then second we have versa. You can appreciate this. This is the subacromial. Acromial process के नीचे है, so subacromial versa. And we have the deltoid muscle. These are related to superiorly. Supraspinatus. Supraspinatus अगर हम second diagram की बात करें तो here is the supraspinatus. Supraspinatus भी ऐसे आता है. So that's why it is also related to superiorly. So superiorly we have deltoid muscle, supraspinatus and arc. Inferiorly we have the tricep muscle, long head of tricep muscle mainly, and we have the axillary nerve.
posterior circumflex artery and vein. These are the vessels. So anteriorly we have the anterior fiber or clavicular fiber of the deltoid. Then we have the short head of bicep. Here we have the short head of bicep, and we have the subclavius. हमने बात की थी. This is the subclavius. So these are related to anterior. Coracobrachialis, we know this muscle is the coracobrachialis. So these are related to anterior to this joint. Posteriorly back में we have deltoid की बात की थी हमने, हर जगह ही आएगा. So posterior fibers of deltoid. Then we have infraspinatus. These are the fibers of infraspinatus. And we have the teres minor muscle. So these are related to posterior. In the joint, this is MCQ question. Joint के अंदर किसके tendons होते हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं. These are the long tendons of our bicep. Here you can appreciate they are coming under the ligament, transverse ligament. So these are the long tendons of bicep. So everything is MCQ point, इसीलिए बार बार कर रहे हैं. And this is the basic diagram which you have to know. ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रा करनी होती है. So you have to draw. हम अब इसको ट्राई करेंगे ड्रा करने की. So again हमने ह्यूमरस को डाइसेक्ट कर दिया. अब हम यहाँ से देखकर ग्लिनोइड कैविटी को ड्रा करने लगे हैं. जब हम ग्लिनोइड कैविटी को ड्रा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा द कैविटी. Like this we will draw the cavity. Cavity को we will give the color. Mostly हम pink color use करते हैं. I don't have pink color now. Then this is the glenoid cavity. Glenoid cavity को cover करेगा labrum. Glenoid labrum. Labrum के बाहर हमने बात की थी we have the capsule. So कैप्सूल में आप मेनली एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये आप लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के टेंडन इंट्राकैप्सुलर बनाओगे ऊपर. सो दिस इज एंटीरियर साइड, दिस वन इज पोस्टीरियर साइड, सुपीरियर एंड इंफीरियर. लाइक दिस यू विल ड्रा. नाउ एंटीरियर या कहीं की भी बात कर रहे थे हमने बोला था वी हैव फर्स्ट फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड. सुपीरियर में भी वी कैन ड्रा सुपीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड एंड पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड. सबसे इजी इंफीरियरली वी हैव द ट्राइसेप. ट्राइसेप के साथ एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वेसल. सो दिस इज इजी इंफीरियर साइड. एंटीरियर साइड की बात करें दोबारा डेल्टोइड. डेल्टोइड के बाद वी हैव द, अब आपको याद होगा वी हैव बाइसेप, brachii, and then we have the fibers of coracobrachii like this. Inner to these, इनके बाद हमने बात की थी anteriorly subscapular. So like this we have the muscles. This you will draw. Then posterior की बात करूं we have the infraspinatus muscle and we have the teres minor, no major, teres minor. Superiorly we have the fiber of supraspinatus. Then we can draw the acromion process, and this is acromion, this is coracoid process. In between these two we will draw the coracoacromial ligament, and here we will draw the bursa, subacromial, bursa acromial. So like this you will draw a diagram. ब्लड सप्लाई ऑफ दिस जॉइंट. ब्लड सप्लाई किसी भी जॉइंट की याद करनी बहुत इजी है. इसके पास की आर्टरीज को याद रखिए. ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई वही होती है. सो यहाँ से हम देखें, हमने अभी बात की थी वी हैव द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल वेसल एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल वेसल. सो दिस, ये पीछे से देख रहे हैं, दिस इज पोस्टीरियर स्ट्रैक्ट, पीछे से देख रहे हैं, दिस इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल, इसकी असेंडिंग ब्रांच होती है, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, इसकी ब्रांचेस होती हैं. सो दे विल गिव द arterial supply to our joint. Then और इसके पास क्या है, suprascapular area. So suprascapular vessels, they will give the branches to this joint, and we have the subscapular. sub का meaning होता है नीचे, scapula के नीचे. So these are the four major vessels which will give blood supply to this joint. Nerve supply again, आसपास की nerves याद रखिए. Major is axillary nerve. Then we have the musculocutaneous nerve. Major is the axillary nerve.
कुछ ब्रांचेस इसको सुप्रास्कैपुलर नर्व से भी आती है। मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर सिर्फ शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट की बात करेंगे, हम यहाँ पर पूरे पेक्टोरल गर्डर की बात नहीं कर रहे। सो दैट इज ए सेपरेट क्वेश्चन, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट में हमने बार बार कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट इज हाईली मूवेबल बट इट इज लेस स्टेबल। अब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या होता है, व्हाट इज दिस इज द रोटेटर कफ। देन ग्लिनोइड लिब्रम हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज लिब्रम। रोटेटर कफ अभी डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो भी है इसकी। देन वी हैव द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, हमने बात की थी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जॉइंट के आगे से आता है, सो इट विल गिव द स्ट्रेंथ टू दिस जॉइंट, सो जॉइंट को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देता। देन कोरेको एक्रोमियल, हमने बोला था कोरेकोइड प्रोसेस एंड एक्रोमियल के बीच आर्क, सो दिस इज द आर्क, ये भी जॉइंट को अपवर्ड डिसलोकेशन नहीं होने देता हमारे जॉइंट को। सो इन दिस वे आवर जॉइंट इज प्रोटेक्टेड बाय दीज ऑल थिंग्स एंड द मसल्स अटैच्ड टू दिस जॉइंट। व्हाट इज रोटेटर कफ? रोटेटर कफ हेल्प, हमने अभी बात किया था, हमारा glenoid cavity is small as compared to our head of humerus, so glenoid cavity and head of humerus is 4 times larger than this cavity, so ये हेड इसमें फिक्स नहीं हो सकता। सो इसको फिक्स होने के लिए या इसको यहाँ अपनी पोजीशन में रहने के लिए कुछ मस्कुलोटेंडोनस फाइबर्स हैं जो स्कैपुला से टुवर्ड द ह्यूमरस ट्रेवल करेंगे, एक कफ की तरह इसको प्रोटेक्ट करेंगे एंड हेल्प करेंगे ह्यूमरस की रोटेशन में। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द रोटेटर कफ। सो रोटेटर कफ is musculotendinous cuff which is formed by the tendons or the muscles which are running from scapula to the different part of the humerus. rotator कब बनता है? मसल से, these are the subscapular muscle. So you can appreciate first of all the subscapularis. Here is this subscapularis muscle. Then we have the supraspinatus muscle. You know this one is the supraspinatus muscle. Then we have the anterior part of the infraspinatus muscle and the teres minor. Here we have the teres minor. So rotator cuff में 4 मसल्स के टेंडन होते हैं, या रोटेटर कफ 4 मसल के टेंडन से बनता है। These are the subscapularis, supraspinatus, infraspinatus and the teres minor. यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है, teres major रोटेटर कफ नहीं बनाता, you should know this thing. So, इन सब मसल्स की ओरिजिन है स्कैपुला की साइड से, इनकी इंसर्शन है ह्यूमरस पे। सो इन दिस वे दे विल कीप अवर जॉइंट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। शोल्डर की मूवमेंट्स के लिए हमने बोला दिस इज हाईली मूवेबल जॉइंट, इसमें हर तरह की मूवमेंट है जिसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। दीज आर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, मीडियल और लेटरल रोटेशन एंड द सर्कमडक्शन। सो दीज आर द 4 ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अवर जॉइंट। तो ये कैसे होते हैं? सो इनकी मूवमेंट अगर आप देखिए, दिस इज द सैजिटल एक्सिस ऑफ अवर बॉडी एंड अपोजिट टू दिस इज द कोरोनल एक्सिस ऑफ अवर बॉडी। सो हम मूवमेंट बॉडी की इन एक्सिस में करते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप अपने स्कैपुला की मूवमेंट को देखिए, अगर आप अपने शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट को देखिए, ये जॉइंट बॉडी से स्ट्रेट मूव नहीं करता, ये थोड़ा सा इनवर्ड एंड आउटवर्ड थोड़ा सा डायरेक्शन में मूव करता है, लाइक दिस। सो इसकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, दोज आर नॉट रिलेटेड टू सैजिटल और द कोरोनल और द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ बॉडी, दे आर रिलेटेड टू द एक्सिस ऑफ द स्कैपुला। सो स्कैपुला के एक्सिस के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट्स लेते हैं, इसको बॉडी के एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं लेते। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सो दिस इज द मूवमेंट इन फ्लेक्शन, दिस वन इज द फ्लेक्शन। सो आप देखिए हमारी आर्म, द अपर लिम्ब इज मूविंग टुवर्ड एंटीरियर एंड it is around the
एक्सिस ऑफ आवर स्कैपुला। हमने बार बार बात कर रहे हैं कि these are around the axis of our scapula. Here in the flexion our arm is moving forward and medially. आप अपनी आर्म को मूव करके देखिए, it is forward and medial, so medial भी साथ में मूव करती है. Then in extension opposite side, extension की बात करूं तो extension में our arm will move backward and laterally. So arm backward और laterally move करेगी around the cavity, glenoid cavity के axis के around. So this is extension, this one is the flexion. Abduction, adduction. Ab is away, add is add. That means limb is moving away from the body, and in second one limb is moving toward the body. So सेम ये भी हमारे बॉडी के कोरोनल एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया जाता है इसको. एबडक्शन, एबडक्शन में द लिम्ब इज मूविंग एंटीरियो लेटरली. पहले थोड़ा सा एंटीरियर होगा फिर लेटरली. हियर यू कैन अप्रिशिएट दिस वन, अवे फ्रॉम द बॉडी. दिस इज एबडक्शन. सो लिम्ब इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी and in opposite limb is moving toward the body like this. So in adduction the limb is moving posterior medially. So this is the abduction and adduction of our joint. This is medial and lateral rotation. For medial and lateral rotation we have to mid flex our elbow. Elbow को आप mid flex करिए, फिर आप रोटेट करने की कोशिश करिए इसको एल्बो को. तो यू कैन अप्रिशिएट हम इस पार्ट को अपने एंटी ब्रेकियम बोलते हैं हम इसको, एंटी ब्रेकियम पार्ट को हम मीडियली रोटेट कर सकते हैं एज वेल एज एंटी ब्रेकियम पार्ट को हम लेटरली रोटेट कर सकते हैं. सो एक्चुअली दीज आर द मूवमेंट ऑफ हेड ऑफ द ह्यूमरस, दीज आर नॉट मूवमेंट ऑफ अवर एल्बो. याद रखना है एल्बो की मूवमेंट नहीं है, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन ऑफ दिस, दीज आर द मूवमेंट ऑफ अवर हेड ऑफ द ह्यूमरस. आप करके देख सकते हैं. We have circumduction. Circumduction is combination of all movement. पूरी movements की combination, maximum movement हमारी यही होती है, that is the circumduction in the form of the circle and it is in sequence. ये हमेशा sequence में ही होती है. First of all we will do the flexion, then abduction, पहले flexion होगी, abduction होगी, then extension होगी and then we will do the adduction in this way, और इन द वाइस वर्सा सर्कमडक्शन होती है हमारे इस जॉइंट की. एमसीक्यू क्वेश्चन एंड वाइवा क्वेश्चन. मसल्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट मूवमेंट ऑफ आवर शोल्डर. कौन से मसल हेल्प करते हैं? सिर्फ याद रखिए कौन से मसल की अटैचमेंट कहाँ है, बिकॉज इन एनाटॉमी द अटैचमेंट इज ओरिजिन एंड द इंसर्शन. द ओरिजिन इज मोस्टली फिक्स, इंसर्शन इज मूवेबल. दैट मीन्स अगर कोई बोन के साथ मसल यहाँ अटैच है, दैट इज इंसर्शन, दैट इज ह्यूमरस पे इंसर्शन है, और स्कैपुला पर अगर ओरिजिन है इस मसल का तो इंसर्शन इज ऑलवेज मूवेबल. तो ह्यूमरस को अपनी ओर लाएगा ये, चाहे वो एंटीरियर बात करें चाहे पोस्टीरियर बात करेंगे. सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ इंसर्शन. ओरिजिन इज मोस्टली फिक्स, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अदरवाइज दिस इज द रूल. सो हर किसी मसल का ओरिजिन एंड इंसर्शन याद रखिए. इंसर्शन उस मसल को, उस बोन को अपनी ओर, ओरिजिन की ओर खींचेगी. तो ये दीज आर द मसल्स हेल्पिंग इन डिफरेंट मूवमेंट. हर जॉइंट में यही होता है. सो हियर फ्लेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड द लेटरल रोटेशन. दीज आर द मूवमेंट्स. सो मेजर कौन से मसल एक्ट करते हैं फ्लेक्शन में? आगे वाले मसल करेंगे इसमें काम. तो आगे हमारे पास सबसे पहले था पेक्टोरलिस मेजर, उसका भी क्लेविकुलर पार्ट. सो पेक्टोरलिस मेजर एंड एंटीरियर, आगे वाले एंटीरियर वाले मसल फ्लेक्शन करने में हेल्प करेंगे क्योंकि आगे जाता है तो फ्लेक्शन होती है. देन एक्सटेंशन, पीछे वाले मसल जिनके फाइबर बैक से इंसर्ट होंगे ह्यूमरस पे, दोज आर द पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड एंड लैटिसमस डोर्सी. अब एडक्शन, एडक्शन इज डन बाय द पेक्टोरलिस मेजर and the latissimus dorsi because they will pull the humerus toward them. Then adduction opposite to this. This is the deltoid and the supraspinatus. So याद रखना है deltoid adduction, abduction करती है, ABD abduction करती है deltoid. Deltoid हमारी humerus को away करती है. Then medial rotation. Medial rotation is done by the subscapularis and lateral is done by the deltoid posterior fiber. बिकॉज वो पीछे अटैचमेंट है तो वो बाहर को खींचेंगे ह्यूमरस को, दैट्स वाई
those are the lateral rotation. Then these are the major muscles. इनके साथ एडिशनल मसल कौन से हेल्प करते हैं? सो फ्लेक्शन में साथ में आगे वाले और मसल बाइसेप्स ब्रेखी, कोरेकोब्रेकियालिस, स्टर्नो पेक्टोरल मेजर के सेकंड फाइबर, दीज आर द स्टर्नोकोस्टल फाइबर्स. देन टीरिस माइनर एंड द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ये बैक में होते हैं मसल, पोस्टीरियरली रिलेटेड है, सो एक्सटेंशन करेंगे. टीरिस मेजर, देन कोरेकोब्रेकियालिस, short head of bicep and tricep, they will also help in adduction, they will pull the humerus toward them. Abduction, humerus को away करेंगे. Serratus anterior, upper and the lower fiber of trapezius, they will push the humerus away from the shoulder. Then medial rotation, अपनी साइड को खींचेंगे, आगे वाले मसल, these are the pectoralis major, latissimus dorsi will also help, deltoid and teres major. Then लेटरल रोटेशन अपोजिट है, दिस इज टीरिस माइनर. सो यहाँ पर याद रखना है टीरिस माइनर एक ही जगह हमारा यूज होता है, दिस इज द लेटरल रोटेशन एंड इन्फ्रास्पाइनेटस. सो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर होगा, अदरवाइज ये आपको याद करना है, अदरवाइज मैंने एनिमेशन डाली है, वीडियो डाली है, वहां से आप देख सकते हैं. ओवरहेड मूवमेंट ऑफ अवर शोल्डर जॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरहेड एबडक्शन ऑफ अवर शोल्डर जॉइंट, दैट मीन्स शोल्डर जॉइंट को हम ओवरहेड भी एबडक्ट कर सकते हैं. वो कैसे होती है वो भी करेंगे. इट इज ए कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, आप करके देखिए, इट इज ए कॉम्प्लेक्स मूवमेंट. देन हम 180 तक अपना ह्यूमरस को मूव कर सकते हैं. दिस इज नोन एज द एबडक्शन, लाइक दिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन दिस स्टेप्स वी विल डू द एबडक्शन. सो हम एबडक्शन टिल 90 डिग्री कर सकते हैं. स्टार्टिंग करेंगे हम एबडक्शन की, सबस्कैपुलरिस मसल हेल्प करता है. देन एबडक्शन 90 डिग्री तक जाएगी, डेल्टोइड विल हेल्प अबव दैट. सो ये कैसे होती है? दिस इज नोन एज ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट्स एबडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल टिल 90 डिग्री, देन 90 टू 120 डिग्री. 90 टू 120 डिग्री क्यों होगी ये अभी हम कर रहे हैं. सो अगर आप इसी डायग्राम को देखिए, ह्यूमरस को जब मैं एबडक्ट करूंगा 90 डिग्री, जब ये ह्यूमरस 90 डिग्री तक आएगी तो दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल. सो एक्रोमियन प्रोसेस एंड ग्रेटर ट्यूबरकल, दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर. सो एट द पॉइंट ऑफ दिस, जब ये 90 डिग्री हो जाएगी, एट द पॉइंट ऑफ दिस, नाउ वी कैन नॉट मूव अवर ह्यूमरस मोर, हम इसको और मूव नहीं कर सकते, एबडक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज द एक्रोमियन प्रोसेस एंड ग्रेटर ट्यूबरकल आर इन रिलेशन टू ईच अदर. अब हमारी ह्यूमरस को लेटरली रोटेट करना पड़ेगा, लेटरली रोटेट करना पड़ेगा ताकि ग्रेटर ट्यूबरकल बाहर की साइड मूव कर जाए और बाकी बोन का पार्ट एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे आए ताकि वो इससे स्टक ना करे. तो हमारी ह्यूमरस 90 डिग्री के बाद 120 तक जाने के लिए हमारी ह्यूमरस लेटरली रोटेट करती है. दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन, लेटरली रोटेट करती है इसके लिए. देन वी कैन डू द एबडक्शन above 90 डिग्री. टिल 90 डिग्री इज इजी, टिल 90 डिग्री तो इजीली हो जाएगी. above 90 डिग्री, 90 टू 120 डिग्री तक ऐसे होती है. आफ्टर 120 डिग्री, आफ्टर 120 डिग्री की बात करूं तो अब इसके ऊपर फिर ह्यूमरस अकेली ट्रेवल नहीं कर सकती. अब क्या करेगी? वी नो दिस इज द स्कैपुला, दिस इज द स्कैपुला. स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी इज फेसिंग लेटरली. नाउ आफ्टर 120 डिग्री the scapula has to move with the humerus. After this 120 degree, scapula has to move with the humerus, जिसे हम बोलते हैं scapulo-humeral rhythm. scapula and humerus एक रिदम में मूव करेंगे. हमने पहले बोला, दोबारा से शुरू करें. 0 to 90 degree is easy, then above 90 degree lateral rotation of the humerus will occur till 120 degree. After 120 degree, scapulo-humeral rhythm will occur. In this rhythm, scapula will also move upward. Scapula will also move upward. Glenoid cavity will also move upward. That's why humerus can move. अभी इससे बाद 120 के बाद स्कैपुला भी मूव करेगा अपवर्ड, तभी ग्लिनोइड कैविटी मूव करेगी. और कितनी मूव करती है? 2:1 रेशो. That means if I have to move or abduct my
ह्यूमरस 15 डिग्री, तो ह्यूमरस 10 डिग्री और स्कैपुला 5 डिग्री मूव करेगा। दिस इज 2:1 रेशियो, ह्यूमरस 2 टाइम, स्कैपुला 1 टाइम 5 डिग्री ऐसे मूव करेगा तो ये फुल एबडक्शन होगी। इसको बोलते हैं ओवरहेड एबडक्शन। तो जब आपको ओवरहेड एबडक्शन पे क्वेश्चन आता है, दिस इज द थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि 0 to 90 डिग्री सबस्कैपुलरिस एंड डेल्टोइड की हेल्प से होगा, देन आफ्टर 90 डिग्री दीज टू आर कोरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, सो मूव नहीं हो सकता है, तो ह्यूमरस हैव टू मूव लेटरली, देन इट कैन मूव टिल 120 डिग्री। आफ्टर 120 डिग्री यू हैव टू एक्सप्लेन द स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम। आई थिंक आपको क्लियर होगा अभी। एबडक्शन एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, medial and lateral rotation. Side anatomy of this joint, dislocation. We know anterior inferior is most common side. वो क्यों है हमने कर ली है. So this is very, हमने बोला अनस्टेबल सा जॉइंट है, सो दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन दिस जॉइंट। और इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, इससे रिलेटेड है नर्व, दैट इज द एक्सिलरी नर्व, सो ये एक्सिलरी नर्व का डैमेज कर सकते हैं डिसलोकेशन। फ्रोजन शोल्डर, एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, सेकंड नेम इज एडेसिव कैप्सुलाइटिस। कैप्सुलाइटिस, कैप्सूल की इन्फ्लामेशन, एडिजन। हमने बोला था कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है, उसके अंदर हर फाइब्रस कैप्सूल के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस synovial membrane layer. Here the 2 layers of the synovial membrane are adhesive to each other, एक दूसरे से एडिसिव हो जाएंगी, तो शोल्डर की मूवमेंट नहीं होगी, शोल्डर की मूवमेंट नहीं होगी। दैट्स वाई जब हम शोल्डर को मूव करेंगे तो टिपिकली पेशेंट को पेन होगी एंड स्टिफनेस होगी उस शोल्डर की। वो कब होगी, मोस्टली जब हम शोल्डर को एबडक्ट करेंगे एंड मीडियली रोटेट करेंगे, तो ये कैप्सूल पे प्रेशर आता है जिसकी वजह से पेन होगी। दिस इज नोन एज एडेसिव कैप्सुलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, सेल्फ हीलिंग है और फिजियो से ठीक हो जाता है। रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन दैट मीन्स शोल्डर को किसी की एरिया की पेन रेफर हो सकती है, दैट मीन्स शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन if there is problem in our abdomen that is related to peritoneum, peritoneum irritation होगी अगर peritoneum is attached to the diaphragm, so जो underline diaphragm के अंदर underline, if this is diaphragm, इसके जो underline area है peritoneum का, if this area is getting irritated by anything, then the pain can radiate to the tip of shoulder. This is known as the radiating pain. Why? क्यों होती है टिप ऑफ शोल्डर में? बिकॉज द फेरेनिक नर्व, फेरेनिक वर्ड है डायफ्राम के लिए, द फेरेनिक नर्व एंड द नर्व दैट इज द सुप्राक्लेविकुलर नर्व, द सुप्राक्लेविकुलर नर्व विल गिव इनर्वेशन टू द टिप ऑफ द शोल्डर। इन दोनों की रूट वैल्यू सेम है, इन दोनों की स्पाइनल रूट वैल्यू C3 C4 है, सो इन दोनों की रूट वैल्यू सेम है। दैट्स वाई अगर पेरिटोनियम में इरिटेशन होगी तो उसकी पेन हमारे पास स्कैपुला की टिप में भी फील होती है। लाइक गॉल ब्लैडर की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पेशेंट पेन इन द टिप ऑफ द शोल्डर भी सिम्टम देता है। सो दिस इज रेफर्ड पेन। So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my video, like it, subscribe it and share it.